जुल रहे हैं। राहुल लाल जी। राजीव जी, मैं अभी तो वापस गाजियाबाद आ चुका हूं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि नवरात्र के समय बिजली कटनी नहीं चाहिए, और आपके कार्यक्रम के दरमियान में कम से कम 3-4 बार मेरी बिजली कट चुकी है। तो चुनाव के समय में भी उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की क्या स्थिति है, वो तो लाइव सारे दर्शकों ने देख लिया है। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में अब तो कुछ जगह पे जहां जहां पे मैं गया, काफी सघनता के साथ जमीन पे गया, उन जगहों में सबसे पहले तो मैं कहूंगा मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर की सीट है, वो अगर आज के डेट में आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि संजीव बालियान सीधे सीधे जमीन पे हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो और पिछले बार अगर हम लोग देखें कि इस पश्चिमी यूपी में लोग मान रहे थे कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, तब अच्छा परिणाम हुआ था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कमाल करते हुए नजर आ रही है। देखिए, हम लोग राजपूतों के नाराजगी की तो चर्चा करते हैं राजीव जी, लेकिन नाराजगी कितनी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, कल रात में उनके काफिले को जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और कहा गया संतोष गंगवार जी, जो 8 बार से चुनाव जो है कि लगातार जीतते चले आ रहे थे, उनके टिकट को भी जो है कि काट दिया गया, और उससे पूरे के पूरे गंगवार समुदाय जो है उसमें नाराजगी है कहीं कहीं। हालांकि उनके बदले में जो गंगवार को टिकट दिया गया वो 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे बड़े कदकाठी के नेता को आप हरा दे रहे हैं, जो हारे हुए हैं उनको तो आप टिकट दे रहे हैं, और जो बड़े कदकाठी के नेता थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। अगर उम्र का फॉर्मूला है तो क्या उम्र का फॉर्मूला संतोष गंगवार जी पे लागू हो रहा है और बाकी दूसरों हेमा मालिनी सहित जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके ऊपर उम्र का फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा, जब दिन का पाल पे लागू नहीं हो रहा? तो नाराजगी देखिए। और दूसरी नाराजगी जो फील्ड में जाके लोग बोल रहे थे कि नाराजगी लोगों में जाट समुदाय में जबरदस्त है, और वो नाराजगी केवल जयंत चौधरी के प्रति नहीं है, नाराजगी राजीव जी जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरुद्ध। उनका यह कहना है कि जयंत चौधरी तो अपने आप को चवन्नी कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, लेकिन उन लोगों का कहना है जाट बिरादरी में कि उन्होंने अपनी औकात चवन्नी वाली भी नहीं रखी है। कम से कम जाटों के 16 सीट ऐसे हैं पश्चिमी यूपी में जो काफी प्रभाव रखते हैं। 2 सीटों के बदले में कम से कम अगर चवन्नी की स्थिति रखते 4 सीट तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ये अलग अलग जाटों के बस्तियों में लोग बोल रहे हैं। तो आप जाटों की नाराजगी है, और वो जाटों की नाराजगी मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान वहां पे जरूर खड़े हैं, लेकिन उन्हें लोग अपने जाट नेता के रूप में नहीं देख रहे हैं। उन्हें लोग मान रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने जाटों का अपमान किया है। तो देखिए, उनको जाटों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, उनको कहीं कहीं राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, जो ओबीसी के दूसरे समूह है वहां पे उनकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ये तो मैंने एक स्थिति वहां की बताई। आप दूसरी स्थिति जो मेरठ की स्थिति है, मेरठ में जो टीवी सीरियल के राह में जिस राम के भरोसे बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि वो वहां से राम लहर पैदा करेंगे, वो अपने वहां पे जो तमाम स्थितियां बनी है वो अपना चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर लोग आरोप लगाते रहे कि वो कंफ्यूज है, लेकिन उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक रणनीति चली, लास्ट समय में उन्होंने टिकट बदला और सुनीता वर्मा जी को टिकट दिया। अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। और आपने अपने भूमिका में अच्छी से कहा था राजीव जी कि लोग बीजेपी के बड़े बड़े लोग जो है कि लिख रहे हैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, लेकिन बीजेपी के एक नेता तो अपने नाम में नहीं लिख रहे हैं मोदी का परिवार, वो है वरुण गांधी। उनके एक्स पे ट्विटर हैंडल पे उन्होंने मोदी का परिवार नहीं लिखा है, उन्होंने बीजेपी भी नहीं लिखा है, अपने आप को बीजेपी के बारे में लिखना उन्होंने बंद कर दिया है। और आज सोच के देखिए कि वो गए हुए, आज प्रधानमंत्री जी पीलीभीत पहुंचे हुए थे और वहां पे उनकी अनुपस्थिति देखी गई वरुण गांधी की। वरुण गांधी पीलीभीत में अनुपस्थित रहे। बीजेपी के लोगों ने पहले तर्क दिया था कि मेनका गांधी पहुंचेंगी, मेनका गांधी भी नहीं पहुंचे, और जो चीजें बताई गई वरुण गांधी के टीम की तरफ से कि संभवतः वो कोरोना पॉजिटिव है, बीजेपी के लोग बता रहे हैं कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए जो है कि वो मंच पे नहीं पहुंचे। 28 मार्च को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राजीव जी, और उस चिट्ठी में उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी एक्स पे वरुण गांधी ने, और आप देखिए उसके बाद से वरुण गांधी ने कोई भी टिप्पणी नहीं लिखी है अब तक। यानी 28 मार्च से उनका ट्विटर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चलिए आप कोरोना के दरमियान में पीड़ित थे, अगर उनका सहयोग मोदी जी को मिल रहा था तो फिर कम से कम एक चिट्ठी लिख देते जिसमें वो कह देते कि ठीक है जितिन प्रसाद जी को वोट दीजिए। तो उन्होंने इस प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, और वहां से जो सूचनाएं तमाम तरह की जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से
जितिन प्रसाद की स्थिति भी फंसी हुई है वहां पे। एक तरह से जो उन्होंने कैडर को संकेत है वरुण गांधी जी ने, वो उन्होंने भी वो संकेत दे डाला। सहारनपुर, जहां से कि सहारनपुर की स्थिति जो थी, वहां पे भी एक तरह से बीजेपी के लिए बड़े उल्टी गिनती की स्थिति शुरू हो गई। तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े वो जगह जो बीजेपी के समय में गढ़ माने जा रहे थे, उन गढ़ों पे जो है कि वो ताला लगने की स्थिति मुझे सीधे सीधे आज के समय में दिखाई दे रही है। आप सोच के देखिए कि अखिलेश यादव भी मौका चूकने नहीं जा रहे हैं, वो पीलीभीत से अपने चुनाव प्रचार को शुरू करने जा रहे हैं राजीव जी। तो एक तरह से सब लोग नहले तो दहले की स्थिति तमाम बनी जा रही है। मैं देखिए, मैं एक चीज ये कहूंगा, केवल पश्चिमी यूपी में जो बढ़त के मामले में है, जहां पे कि हम लोग कुछ दिन पहले तक कल्पना नहीं कर पा रहे थे, तमाम परिस्थितियां ऐसी पश्चिमी यूपी में जनित हुई। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में तो देखिए पहले से ही लक्षण दिख रहे थे राजीव जी। कस्बा पेट का उपचुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ का जगह था पुणे में, वहां पे किस तरह से बीजेपी पे हार का सामना करना पड़ा था। तो महाराष्ट्र में मैं मानता हूं कि जो उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने तो गुड गवर्नेंस तो चलाया ही चलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को क्या सम्मान दिया। अभी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे थे कि कभी हम लोगों ने नहीं सुना है कि आप जो मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। केवल एक डिमोशन अगर देवेंद्र फडणवीस जी का होता तब भी हम लोग मान लेते। एक तो उनको मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास वित्त मंत्रालय था, वो वित्त मंत्रालय भी उनसे देवेंद्र फडणवीस जी से छीन लिया गया, और वो भी आपने अजीत पवार को दे दिया। उस अजीत पवार को दिया जिसके ऊपर 48 घंटा पहले आपने आरोप लगाया था, कि प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था जो भ्रष्टाचार के आरोप में। और राजीव जी, ये सारे मामले महाराष्ट्र में घटनाएं घट रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब विपक्ष को भ्रष्टाचार के हमले करते हैं तो पश्चिमी यूपी के गांव तक में अजीत पवार के मामले की चर्चा हो रहा है कि चक्की पिसिंग घिसिंग एक मुहावरा बन चुका है। जरा राहुल लाल जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर हमला किया है, तो और मुस्लिम लीग का नाम लिया है, उस कारण से कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद की पात्र है। और ये बात अब गांव गांव तक फैल गई है कि मुस्लिम लीग से प्यार किसको है। अब लोगों को पता चल चुका है कि फजलुल हक वाली सरकार जो थी बंगाल की, उसमें कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साथ में थे। अब लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जो लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाने के लिए, उन्हें भारत रत्न किसने दे दिया। तो अब एक तो नया सा ही विमर्श हो गया। तो आप अगर कांग्रेस के ऊपर हमला करने जा रहे थे, लेकिन वान अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही पड़ जा रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी के लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज मैं कहूंगा, ये तो घोषणा पत्र की बात हुई कि अगर देखिए दक्षिण भारत में इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस जबरदस्त बढ़त की तरफ है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि बिहार में स्थिति कितनी मजबूत है वो भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन लगातार मैं फिर से राजस्थान की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा संक्षेप में, कि राजस्थान में जो पहले माना जा रहा था कि 8 सीटों के आसपास जो कि काफी बढ़त की स्थिति में कांग्रेस दिख रही थी, अब कम से कम वैसे सीटों की संख्या 13 से 14 के आसपास से ऊपर हो गई। शेखावटी क्षेत्र में हम लोग चर्चा करते रहते हैं हमेशा कि भाई ठीक है, चूरू में राहुल कसवा जी का मामला है। आप सोचिए कि कितना अच्छा शानदार समझौते किए हैं राजस्थान में कांग्रेस ने। शेखावटी क्षेत्र में तो बीजेपी पूरे सफाया की स्थिति में। अब वहां पे देखिए अमरा राम से समझौता कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में किया गया है, काफी शानदार रिजल्ट मिल रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर में उनके साथ समझौता किया गया है, और बीजेपी एक एक सीट के लिए फंस गई है। अब देखिए जोधपुर सीट में, जहां पे कि खुद जल शक्ति मंत्री फंसे हुए थे, अब उन्होंने अपना आखिरी हथियार चलाया, उन्होंने अपने सीट को बचाने के लिए राजीव जी, कि वो अब चले आए, धर्म गुरुओं के शरण में आ गए, वो भी तथाकथित युवा धर्म गुरु, जिसको हम लोग धर्म गुरु नहीं मानते हैं। बीजेपी वाले माला जपते रहते हैं उनका। तो सबों की स्थितियां, तो राजस्थान में स्थिति काफी तेजी से बदल रही है। दूसरा आप देखिए हरियाणा में जिस तरह से पूरे चौधरी परिवार यहाँ पे शामिल हुआ, उनके बेटे के शामिल होने से ही अगर मुख्यमंत्री बदल देना पड़ा, आज पिता भी शामिल हो गए, क्या स्थितियां बनेंगी। दिल्ली की स्थिति हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 6 अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस कैसा, और उसके बाद से स्थितियां काफी बदली है। अलग अलग राज्यों में मैं मान रहा हूं कि इस समय बीजेपी के लिए चुनौती काफी बड़ी बनी हुई है। जो आपने हेडिंग लगाया है कि चुनाव से पहले प्रथम चरण के आसपास, पश्चिमी यूपी में मैं अलग अलग सीटों का मैंने उदाहरण बताया ही कि वो जगह जहां पे कि हम लोग पहले पर्यवेक्षण करते थे कि पश्चिमी यूपी एक कमजोर जगह थी, उस जगह पे भी आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो टेंशन में। अभी तो उन्हें जो है कि भगवान राम की तस्वीर लेके घूमने पड़ रहा है, और चुनाव आचार संहिता का खुल्ला उन्हें उल्लंघन करना पड़ रहा है। तो स्थितियां काफी तीव्र गति से समय के साथ बदल रही है। और मैं कह रहा हूं
अगले 3-4 दिन और आगे बढ़ने दीजिए। हमें लग रहा है प्रथम चरण के मामले और ज्यादा खुल के आएंगे कि प्रथम चरण के इन सीटों में देश भर की क्या स्थिति बन गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप भी कह रहे हैं, न्याय पत्र या घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो, आप तमाम साथी कह रहे हैं, शकील अख्तर जी भी कह रहे थे, उस पर विशेष रूप से उन्होंने अपनी बात रखी भी। और न्याय पत्र के या घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो कह रहे हैं कांग्रेस का, उसके आने के बाद से चुनाव का माहौल भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। एक लाइन और जोड़ दूंगा खाली में, बड़ी बात राजीव जी, महाराष्ट्र को लेकर एक बात याद आ गई। हम लोग तभी चर्चा कर ही रहे थे कि महाराष्ट्र में टीम इंडिया जो कितनी मजबूत है, लेकिन एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक को पहले से पता था कि वहां उद्धव ठाकरे वापसी करने आ रहे हैं। उन्होंने मुंबई में अपना हेड ऑफिस पहले ही बंद करके वो नोएडा शिफ्ट हो गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे दर्शक समझ गए कि वो कौन है। जी जी जी।